जादुई आम के पेड़ों का खेत। बहुत समय पहले की बात है। समयपुर नामक गांव में रिया अपनी माँ सुशीला के साथ रहा करती थी। रिया के पिता की मृत्यु काफी समय पहले, जब रिया बहुत छोटी थी, तब एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से रिया की माँ सुशीला ही अकेली अपनी बेटी की परवरिश करती थी। सुशीला के पास अपने पति का एक छोटा सा खेत था। उसमें खेती करके सुशीला जो अनाज उगाती, उससे दोनों माँ बेटी का गुजारा तो जैसे तैसे हो जाया करता था। लेकिन सुशीला के पास हमेशा ही पैसों की तंगी रहा करती थी। इस वजह से उसने अपनी बेटी रिया का गांव के एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। लेकिन रिया जब अपने आस पड़ोस में रहने वाली बाकी लड़कियों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हुए देखती, तो वो भी अपनी माँ से जिद करती कि उसे भी शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन सुशीला रिया को जैसे तैसे समझा बुझाकर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ही मना लिया करती थी। रिया भी बेचारी अपनी माँ की मजबूरी को समझकर अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन जब रिया अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तो वो देखती है कि उसके आसपास में रहने वाली बाकी लड़कियां बड़े ही मजे से आम खा रही है। उन लड़कियों को आम खाते हुए देखकर रिया के मुंह में पानी आ जाता है। वो फटाफट दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है, माँ, पड़ोस की सारी लड़कियां मजे से बाहर बैठकर आम खा रही है। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी आम के मजे लूं। माँ, प्लीज आप मेरे लिए भी आम ला दो ना। बेटी, मैं जानती हूँ कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ आम ही आम बिक रहे हैं और लोग बड़े मजे से उन्हें खरीद कर खा रहे हैं। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए आम खरीद सकूं। इसलिए तू अपने मन को मार और आम खाने की जिद मत कर। माँ, आप हमेशा मुझसे यही कहती रहती हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। माँ, पड़ोस की सभी लड़कियां शहर के बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। जब मैंने आपसे कहा कि मेरा भी एडमिशन उस स्कूल में करवा दो, तब भी आपने मुझे यही कहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं। और आज जब मैं इतनी छोटी सी आम खाने की जिद कर रही हूँ, तो आप वो भी पूरा नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं पता माँ, आप बस मेरे लिए कहीं से भी आम खरीद कर लाइए। मुझे आम खाना ही है, नहीं तो मैं आपसे ना तो बात करूँगी और ना ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, तू ऐसे जिद मत कर। मैं शाम को खेत से वापस आते समय कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तेरे लिए आम ला दूंगी। अब तू बस आराम से खाना खा ले। अपनी माँ सुशीला के आम लाने की बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और खाना खाकर वापस खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन सुशीला बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास आम खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। वो दुखी मन से अपने खेतों में काम करने के लिए जाने लगती है और रास्ते में मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी बेटी से कह तो दिया कि मैं उसके लिए शाम को आम लेकर आऊंगी, लेकिन आप तो जानते ही है ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शाम को रिया के लिए आम ला पाऊंगी। और अगर मैं आम लेकर ना आई तो आज पक्का रिया मुझसे नाराज हो जाएगी और खाना भी नहीं खाएगी। सुशीला ये सब सोचते हुए अपने खेतों में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने खेत की तरफ पड़ती है, वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा उसके खेत में बेहोश होकर गिरी हुई थी। सुशीला भागकर उनके पास जाती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगती है। वो फटाफट अपनी बोतल में से पानी निकालकर उन बूढ़ी अम्मा के मुंह पर छींटे मारती है। जब बूढ़ी अम्मा होश में आ जाती है, तो वो उन्हें पानी पिलाकर पेड़ के नीचे छांव में बैठा देती है और उनसे पूछती है, माँ जी, आप कौन हैं और आप यहाँ मेरे खेतों में बेहोश होकर कैसे गिर गई? बेटा, मैं पड़ोस के ही गांव में रहती हूँ।
लेकिन कल मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वजह से मैं दुखी होकर घर से निकल गई और चलते चलते तुम्हारे खेतों में पहुंच गई। रात भर मैंने यही आराम किया और अब कहीं रहने के लिए जगह ढूंढने जा ही रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। माँ जी, मुझे लगता है कि आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, इस वजह से आपको चक्कर आ गया और आप बेहोश होकर गिर पड़ी। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं और मेरी बेटी वैसे भी अकेले ही रहते हैं। आज से आप हमारे साथ ही रह लीजिए, इससे आपको भी रहने की जगह मिल जाएगी और मेरी बेटी को भी घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अरे नहीं बेटी, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं यहीं किसी मंदिर में रह लूंगी और वहीं पर मेरे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाया करेगा। अरे नहीं माँ जी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको किसी मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए और मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहिए। इतना कहकर सुशीला उस बूढ़ी अम्मा को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आती है और उन्हें खाना पीना खिलाकर उनके लिए ठीक से बिस्तर लगा देती है और उनसे कहती है, माँ जी अब आप यहाँ आराम करिए, तब तक मैं खेतों से होकर आती हूँ। ठीक है बेटी, मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अब जब तुम मुझे ये कह ही रही हो कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो तुम भी मुझे अपनी माँ ही समझो और मुझे अपनी परेशानी बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी अम्मा के पूछते ही सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी बातें बूढ़ी अम्मा को बता देती है। माँ जी, जब रिया बहुत छोटी थी तभी रिया के पिता का देहांत हो गया था। तब से मैं अकेली ही रिया की परवरिश कर रही हूँ, लेकिन हमारे उस खेत के छोटे से टुकड़े में केवल खाने पीने लायक ही अनाज हो पाता है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और मैं अपनी बेटी की किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती। आज रिया ने आम खाने के लिए जिद की है और मैंने वादा भी कर दिया है कि मैं शाम को आम लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आम कहाँ से लेकर आऊं और इसी वजह से मैं सुबह से थोड़ी सी परेशान हूँ। बेटी, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। तुम्हारे पास बेशक बहुत सारी धन दौलत ना हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल है, इसलिए तो तुमने इतनी गरीबी होने के बाद भी मुझ जैसी बुढ़िया को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। मेरे अपने बहू बेटे के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेटी, मैं उस घर से कोई रुपया पैसा लेकर तो नहीं निकली, लेकिन मेरे पास मेरे पूर्वजों के दिए हुए कुछ जादुई आम के बीज हैं। इन जादुई आम के बीजों को ले जाकर तुम अपने खेतों में गाड़ देना। कुछ ही देर में तुम्हारे खेतों में जादुई आम के पेड़ उग जाएंगे, जिन पर काफी सारे आम लगा करेंगे और तुम चाहे उन पेड़ों से जितने भी आम तोड़ लो, फिर भी उन पेड़ों पर हमेशा ही आम लगे रहेंगे, वो कभी भी कम नहीं होंगे। तुम उन आमों को रोज तोड़कर बाजार में बेच आना, जिससे तुम्हें काफी सारे पैसे मिल जाया करेंगे और उन पैसों से तुम अपनी और अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगी। सुशीला बूढ़ी अम्मा के दिए हुए जादुई आम के बीज ले लेती है और उन्हें धन्यवाद कहकर अपने खेतों में चली जाती है। वहां जाकर वो अपने खेत के आधे हिस्से में उन जादुई आम के बीजों को गाड़ देती है और उन्हें गाड़ने के बाद जैसे ही वो बीजों पर पानी डालती है, तुरंत ही आम के जादुई पेड़ उग जाते हैं और उन पर ढेरों आम लगे हुए होते हैं। ये देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है
और उन आमों को तोड़कर बाजार में बेच आती है, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। और शाम को घर आते वक्त वो अपनी बेटी रिया के लिए भी कुछ आम तोड़कर साथ में ले जाती है। रिया स्वादिष्ट आमों को खाकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी बेटी को जीवन में पहली बार इतना खुश देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहने लगती है। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा एक जादुई परी में बदल जाती है और उससे कहती है, बेटी, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए परीलोक से आई थी। लेकिन तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बूढ़ी अम्मा का भेष बनाया। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। बेटी, मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद तुम दोनों माँ बेटी कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगी और मेरे दिए हुए उन जादुई आम के बीजों से पैदा होने वाले आम को बेचकर तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुशीला अपने खेत में खाने पीने के लिए अनाज भी उगाती और साथ ही उन जादुई पेड़ों से आने वाले आमों को बेचकर खूब सारे पैसे भी कमा लिया करती। इस तरह सुशीला और उसकी बेटी रिया अब अपनी जिंदगी बहुत ही आलीशान तरीके से जीने लगती है। जादुई सोने के कड़े का जादू। बहुत समय पहले की बात है। जमुनापुर नामक गांव में आशा अपनी मां सुशीला के साथ रहा करती थी। आशा के पिता की मृत्यु आशा के जन्म से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा था। सुशीला ने अपनी बेटी आशा को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वे दोनों गांव की ही एक छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा किया करते थे। आशा की मां सुशीला गांव के कुछ घरों में खाना बनाने का काम करके गुजारा करने लायक पैसे कमा लिया करती थी। आमदनी कम होने के कारण सुशीला आशा को गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। जब कभी आशा की स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो वो भी अपनी माँ के साथ उन घरों में जाया करती थी जहाँ उसकी माँ खाना बनाने का काम किया करती थी। उन बड़े बड़े लोगों के सुंदर सुंदर घरों को देखकर आशा मन ही मन सोचा करती थी, अमीर लोगों के घर कितने बड़े और सुंदर होते हैं। काश हमारा भी घर इतना ही बड़ा और सुंदर होता तो मैं और माँ दोनों बड़े आराम से उस घर में एक अच्छी जिंदगी जिया करते। एक दिन मैं जरूर पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और अपनी माँ के लिए ऐसा ही सुंदर और बड़ा घर बनाऊंगी। आशा की सोच बहुत अच्छी और बड़ी थी। वो अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपनी माँ को एक आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उसकी माँ एक सेठ के घर में खाना बनाने जा रही होती है, तभी अचानक रास्ते में एक गाड़ी से टकरा जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद आशा के सारे सपने जो उसने अपनी माँ और अपने लिए देखे होते हैं वे टूट जाते हैं और वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके बाद आशा को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, इसलिए वो सुबह स्कूल जाती और शाम को दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती ताकि उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो बहुत मेहनत और शिद्दत से अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभालने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे अब आशा की स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी होती है। एक दिन जिस घर में आशा खाना बनाने का काम किया करती थी, उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। तो उस घर की मालकिन आशा से कहती है, आशा, तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी रेखा की शादी होने वाली है और कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी।
इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए बाकी घरों का काम छोड़कर पूरे दिन के लिए मेरे घर का काम संभाल लो, ताकि मैं घर के काम से फ्री होकर शादी की तैयारियां अच्छे तरीके से कर सकूं। ठीक है मालकिन, मैं बाकी घरों में आज ही बोल दूंगी कि कुछ दिनों के लिए मैं उनके घर काम करने नहीं आऊंगी और कल से मैं केवल आपके ही घर का काम किया करूंगी। अगले दिन से आशा बाकी घरों में काम करने की बजाय केवल रेखा के घर का ही काम करना शुरू कर देती है। वो पूरे दिन उन्हीं के घर में रहती और घर का सारा काम बड़ी मेहनत और लगन से किया करती। लेकिन एक दिन जब आशा सारा काम खत्म करके अपने घर जाने लगती है तो देखती है कि घर में अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि जो सोने के कड़े मालकिन रेखा को शादी में देने के लिए खरीद कर लाई थी वो चोरी हो चुके थे और उनका पूरा परिवार उन कड़ों को ढूंढने में व्यस्त था। और जैसा हमेशा ही होता है कि सबसे पहले चोरी का इल्जाम नौकरों पर ही जाता है, तो वही आशा के साथ भी हुआ। मालकिन सीधा उसी पर इल्जाम लगाने लगती है। यही है चोरनी, जरूर इसी ने हमारी बेटी के सोने के कड़े चुराए होंगे। मुझे तो इस पर ही शक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जो मेरे घर में चोरी कर सके। मुझे अपने रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा है। बोल आशा, तूने मेरी बेटी के कड़े क्यों चुराए? मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके तुझे अपने घर का सारा काम सौंप दिया, लेकिन तू मेरे ही घर में चोरी की। नहीं मालकिन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। कड़े तो क्या, आज तक मैंने किसी के घर से एक सुई तक नहीं चुराई। मैं अपना काम बहुत लगन और ईमानदारी से करती हूँ और आप तो जानती ही हैं कि मेरी माँ भी हमेशा ईमानदारी से काम किया करती थी और उन्होंने भी मुझे वही सिखाया है। अपनी मरी हुई माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे वो सोने के कड़े दे दे और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर तूने मुझे वो सोने के कड़े नहीं दिए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन मालकिन, जब मैंने कड़े लिए ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से ला कर दूं? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगी। तू अभी रुक, मैं तेरा सही इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर मालकिन आशा को डंडे से मारने लगती है। लेकिन बहुत मारपीट करने के बाद भी आशा अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने चोरी नहीं की, तो मालकिन उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। इतनी बेइज्जती हो जाने की वजह से आशा बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर आशा अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोलने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप देख रही हो ना कि कैसे मालकिन ने आज मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे बहुत मारा पीटा भी। तुम तो जानती हो ना माँ कि मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर आशा की माँ सुशीला की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी आशा, पहले तो तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि तुमने कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी वो सब लोग तुम्हें चोर समझ रहे हैं। बेटी, तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। आज तुम्हें खुद को सही साबित करना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं खुद को कैसे सही साबित कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि मैंने चोरी नहीं की और चोर कोई और ही है। आशा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सही साबित करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो जादुई सोने का कड़ा। ये कड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मालकिन ने अपनी बेटी रेखा के लिए खरीदा था। तुम्हें बस इतना करना है कि इस कड़े को ले जाकर मालकिन के हाथ में पकड़ा देना है। जैसे ही मालकिन इस कड़े को अपने हाथ में पकड़ेंगी, तुरंत ये कड़ा मालकिन के हाथ में उस असली कड़े को लाकर रख देगा और खुद सांप बनकर उस इंसान के हाथ में लिपट जाएगा जिसने कड़े को चुराया होगा। सुशीला अपनी बेटी आशा को वो जादुई सोने का कड़ा देकर गायब हो जाती है। उसके बाद आशा वो जादुई सोने का कड़ा लेकर वापस मालकिन के घर जाती है और मालकिन के हाथ में वो जादुई सोने का कड़ा रख देती है।
जैसे ही मालकिन के हाथ में वो जादुई सोने का कड़ा आता है, तुरंत वो कड़ा खुद गायब होकर उस इंसान के हाथ में सांप बनकर लिपट जाता है जिसने चोरी की होती है, और मालकिन के हाथ में असली सोने का कड़ा वापस आ जाता है। ये सारा नजारा किसी के समझ में नहीं आता। फिर आशा सबको असलियत बताती है। मालकिन, दरअसल जो कड़ा मैंने आपको पकड़ाया था वो एक जादुई सोने का कड़ा था जो मुझे मेरी मरी हुई माँ ने खुद को सही साबित करने के लिए दिया था। जैसे ही मैंने आपके हाथ पर वो कड़ा रखा, वो गायब हो गया और सांप बनकर उस इंसान के हाथ में लिपट गया जिसने चोरी की थी। और आपके हाथ में इस वक्त जो कड़ा है वो असली कड़ा है जो आपने अपनी बेटी रेखा के लिए बनवाया था। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैं सच बोल रही थी। आशा की बात सुनकर मालकिन को अपनी करनी का अफसोस होता है और उसे पता चलता है कि असलियत में चोर कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहन है। उसके बाद मालकिन आशा से माफी मांगती है और उसे वापस काम पर रख लेती है और अपनी चोर बहन को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। उसके बाद आशा वापस से अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है और कुछ ही वर्षों में वो बहुत कामयाब हो जाती है और अपना खुद का बड़ा सा कारोबार करके अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।